कोविड के बाद इंडिया में ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच भी Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज इंडियन मार्केट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं और साथ में प्रॉफिटेबल होने की भी कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसी भी चाहती है एक रिवॉल्यूशनरी कंपनी जो कि इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं बात कर रही हूँ मीशो की। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मीशो ने कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को यूज किया Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को पीछे छोड़ने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये मीशो का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ कहां से। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ने जब इंडियन मार्केट में एंट्री ली तो उन्होंने किनको टारगेट किया? उन्होंने टारगेट किया टियर 1 सिटीज के लोगों को, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग इजीली ज्यादा पैसे स्पेंड भी कर सकते हैं और साथ में टेक्नोलॉजी को, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब इसी वजह से टियर 1 सिटीज में Amazon और फ्लिपकार्ट का क्रेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और ऑनलाइन डिलीवरी होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जितने भी टियर 2 टियर 3 सिटीज वाले लोग हैं वो एक्चुअल में उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो काफी ज्यादा कम होती है और वो इतनी इजीली इस टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब 2015 में मीशो के फाउंडर्स ने ये देखा कि किस तरीके से Amazon और फ्लिपकार्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं फॉर द सेलर्स एंड फॉर द बायर्स ऑल्सो। तो मैं आपको बताती हूँ एक कर कि फाउंडर्स ने कौन सी 3 प्रॉब्लम्स ढूंढ के निकाली। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि सेलर्स Amazon एंड फ्लिपकार्ट की तरफ इसीलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग है वो काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन 100 रुपीज के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो उसमें से 20-30 रुपीज तो Amazon कमीशन फीस चार्ज करता है और उसके बाद 20 से 30 रुपीज के आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं जैसे कि GST एंड एटसेट्रा। तो इस वजह से जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सेकंड प्रॉब्लम उन्होंने ये देखी कि जितने भी सेलर्स थे उनके पास जो पेमेंट आ रहा था वो काफी टाइम बाद आ रहा था, जैसे कि 15 डेज से लेकर 19 डेज तक। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो वो साइकिल इसी तरीके से चलती है और इसी तरीके से जो बिजनेस है वो किया भी जाता है क्रेडिट कर बेसिस पर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 15 से लेकर 19 डेज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं फॉर अ सेलर। मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से कैसे। मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हो और आप 4 लाख रुपीज के जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट वीक में सेल कर देते हो, राइट। अब 4 लाख रुपीज का जो आपका सेल हुआ अमाउंट वो 5 लाख रुपीज होता है। सेम डे अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो आप क्या करोगे? आप प्रॉफिट रखोगे अपना 1 लाख रुपीज और अगेन वो जो 4 लाख रुपीज है उसे फिर से प्रोडक्ट्स में लगा दोगे एंड देन उसे फिर से सेल करोगे। तो इसी तरीके से सेलर्स काम करते हैं। अब नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बात करें तो उन्होंने ये देखा कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में काफी कम पेनिट्रेशन है, लोगों को काफी कम अवेयरनेस है और लोकल वेंडर्स की अगर बात करें तो लोग लोकल वेंडर्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोग इस तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने ये 3 पेन पॉइंट्स निकाले ई कॉमर्स के और इसी पर ही काम करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करें तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट किया था और उनकी कंपनी का नाम था फैशनीज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल पाया। 2015 में ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था दोनों की तरफ से, लेकिन इस स्टार्टअप में भी उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो नंबर 1 प्रॉब्लम थी आउट ऑफ स्टॉक होना प्रोडक्ट्स का। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा है और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो लोग इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे और बिजनेसमैन को अनफॉर्चुनेटली कस्टमर को मना करना पड़ रहा था टू ऑर्डर इट, जिसकी वजह से बिजनेसमैन का एक गलत इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था ऑन द कस्टमर। अब अगर सेकंड बड़ी प्रॉब्लम और चैलेंज की बात करें जो कि एक्चुअली में ये कंपनी फेस कर रही थी तो वो थी कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना। अब कैश ऑन डिलीवरी क्यों डिफिकल्ट था वो समझते हैं। मान लीजिए व्हाट्सएप पर किसी वेंडर के लिए ऑर्डर आया और अब डिलीवरी पार्टनर क्या करेगा? ये ऑर्डर कलेक्ट करेगा, कस्टमर तक पहुंचाएगा, कस्टमर से अगेन कैश को कलेक्ट करेगा एंड देन वेंडर तक पहुंचाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में काफी ज्यादा कॉस्ट जा रहा था क्योंकि उस टाइम पर लॉजिस्टिक्स भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। इनफैक्ट आज के टाइम पर भी लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को और साथ में सभी को लॉस फेस करना पड़ रहा था। हालांकि इस बिजनेस को रिवाइव किया गया और मीशो के नाम से अगेन 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जब मीशो को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये B2B2C वाले बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा था।
यानी कि अब जितने भी बिजनेसमैन थे वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते थे मीशो से, वहां से प्रोडक्ट ले सकते थे एंड देन कस्टमर को डायरेक्टली डिलीवर कर सकते थे। लेकिन देखते ही देखते कस्टमर्स ने डायरेक्टली जो मीशो के बिजनेसमैन थे वहां से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया और वहां से ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मीशो का जो बिजनेस मॉडल था वो B2C में कन्वर्ट हो गया। अभी करंटली मीशो के पास 1.8 मिलियन सेलर्स हैं और ये करीब 120 मिलियन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब जब इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज को यूज किया। सबसे पहले तो उन्होंने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम रखना सही समझा, क्योंकि जब उन्होंने सेलर्स को कनेक्ट किया तो वो बिल्कुल भी कमीशन चार्ज नहीं कर रहे। अगर मैं Amazon और Flipkart की बात करूं तो वो हर प्रोडक्ट के बेसिस पर 1% से लेकर 20% तक का कमीशन चार्ज करते हैं। वहीं अगर मीशो की बात करें तो वो 0% कमीशन चार्ज करता है और सभी सेलर्स को इस कंपनी के साथ कनेक्ट करता है। अब जब सेलर्स को कमीशन देना ही नहीं पड़ रहा तो इन दिस सिचुएशन में प्राइसेस को इंक्रीज नहीं कर रहे। प्राइसेस को इंक्रीज नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होना स्टार्ट हुआ, मोर कस्टमर मोर सेलर्स एंड देन न्यू सेलर्स और कंपनी को और भी ज्यादा फायदा। अगर न्यू सेलर्स होंगे तो और भी ज्यादा न्यू कस्टमर्स होंगे। अब अगर सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो उन्होंने टियर 2 और टियर 3 सिटीज में कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया और वहां पर अपनी टारगेट ऑडियंस बनाई। उन्होंने अपने प्राइसेस को इतना ज्यादा ड्रॉप कर दिया कि उसे इजीली कोई भी अफोर्ड कर सकता है और ई कॉमर्स को उस लेवल तक पहुंचा दिया कि टियर 3 सिटीज में भी इसका काफी ज्यादा एक्सपेंशन होने लगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मीशो कमीशन चार्ज नहीं करता तो आखिरकार ये अर्न कैसे करता है? तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट चलाकर अर्न करते हैं। अब इनफैक्ट इसके लिए मेंबरशिप भी कई सारे निकाले हुए हैं मीशो की तरफ से। सबसे पहले है CPV यानी कि कॉस्ट पर व्यू। अगर व्यू आता है तभी जो सेलर्स हैं उनको पे करना होगा। उसके बाद है CPC कॉस्ट पर क्लिक। अगर उस प्रोडक्ट पर क्लिक करता है कोई कस्टमर तभी उनको पे करना होगा। थर्ड है CPA कॉस्ट पर एक्शन और लास्ट है CPM कॉस्ट पर माइल। अब कॉस्ट पर एक्शन में बेसिकली अगर वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया जाता है फ्रॉम द कस्टमर तो ही सेलर को पे करना पड़ेगा। इस तरीके से सेलर्स का भी बेनिफिट होता है। मान लीजिए किसी सेलर ने CPA यानी कि कॉस्ट पर एक्शन के लिए 10,000 की मेंबरशिप ली, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो सेलर को वो 10,000 पे करने की नीड नहीं है। इनफैक्ट उनके पास ये भी चॉइस होगा, वो अपने मेंबरशिप में चीजों को चेंज कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई कर रीइश्यू कर सकते हैं। अब मीशो ने सारे सेलर्स के लिए जो पेमेंट का टाइम पीरियड था उसे भी 15 डेज से रिड्यूस कर 7 डेज कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो अगर कोई पर्सन है उसे 2 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते रुकना पड़ रहा था, अब वो रुकेंगे नहीं। अगर उनको वीक के एंड में ही पेमेंट आ जाता है तो वो अगेन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं एंड देन आगे सेल कर सकते हैं। अब मीशो ने ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन पर कॉन्सेंट्रेट ना कर उन्होंने स्मॉल वेंडर्स और छोटे बिजनेस यानी कि MSMEs पर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट किया। तो इन्हीं सब की वजह से कंपनी के पास ज्यादा सेलर्स आए और ज्यादा सेलर्स होने की वजह से ज्यादा कस्टमर्स भी कनेक्ट हुए। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंपनी? क्या कंपनी को कुछ और भी स्ट्रैटेजीज को यूज करना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।